हेलो एवरीवन, आई एम अर्शिका पांडे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्शिका कॉमर्स क्लासेस। आज मैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। व्हाट इज ई बिजनेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ई बिजनेस हेयर, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। जब हम किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे करेंगे या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके करते हैं, उसे हम ई बिजनेस कहते हैं। यहाँ पे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज इंटरनेट पे या इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज होती हैं। So e-business is a much broader term. It includes e-commerce because it includes all the business activities plus all other internal business functions. Business के अंदर, किसी कंपनी के अंदर के जो भी functions हैं, वो सारे भी कैसे conduct होंगे? Electronically. Now how? Let me give you an example. जैसे पहले कोई हमें इन्वेंट्री को चेक करना है, सो फॉर दैट आपको वेयर हाउस जाना पड़ता था। कोई कंपनी है, उसके एक एम्प्लॉय को चेक करना है कि इन्वेंट्री का क्या स्टेटस है, तो वो वेयर हाउस जाता, फिर वो वहां पे अच्छे से उसको काउंट वाउंट करता, फिर वो एक तैयार करता अपना फॉर्मेट कि ओके, दिस मच इन्वेंट्री हैज लेफ्ट, और मुझे आगे इतने स्टॉक को बनाने के लिए आगे ऑर्डर देना है। अभी दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग, दैट वाज टोटली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब उसमें क्या किया गया, वो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज थी, फ्रॉम वेयर हाउसिंग टू प्रोडक्शन, एवरीथिंग, उसको उन्होंने डाल दिया कंप्यूटर पे। अपने कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके, उन्होंने छोटा सा एक मैसेज टाइप किया, ईमेल डाला, और वो जहां पहुंचना था वो पहुंच गया और उनका काम हो गया। सो ई बिजनेस, इट इज नथिंग बट टेकिंग ऑल बिजनेस एक्टिविटीज ऑन ई फॉर्मेट। रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने यहाँ अमेजोन का भी दिया है। अमेजोन भी क्या कहता है, इंटरनेट का यूज करके अपनी वेयर हाउस इन्वेंट्री, एम्प्लॉय सैलरी, कोऑर्डिनेशन, डिलीवरी फ्लीट, सब कुछ वो मैनेज कर लेता है। उसको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है? अगेन, ई, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मोड या फॉर्मेट। अब हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कॉमर्स और बिजनेस में डिफरेंस क्या है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। एक लड़का है राम, वो गया दिल्ली घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। उसने वहां देखा कि यार, यहाँ तो सरोजनी मार्केट है, और इसमें तो बहुत, मतलब 50 रुपए की एक जीन्स और ऐसे करके मिल रहा है, तो क्यों ना मैं, उसको इंस्टेंटली एक आइडिया आया कि मैं यहाँ से खरीदूंगा और ले जाके अपने गाँव, बिहार में वो किसी गाँव में रहता है, वहां ले जाके बेच देगा। अब उसको बहुत बढ़िया, इसको ये लगा कि यार, ये तो बढ़िया है ना, मेरा खर्चा भी निकल जाएगा और मेरा मतलब आई कैन मैं इंडिपेंडेंट भी हो जाऊंगा। उसने वहां से खरीदा और ले जाके अपने गांव में बेच दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल, उसको हम कहते हैं, उसने क्या किया, उसने ही बॉट, लाइक उसने ही बाय थिंग्स एंड देन ही इज सेलिंग इन द लोकल मार्केट इन हिज विलेज। उसको हम कहते हैं ट्रेड। इंटरचेंजेबली उस ट्रेड टर्म को हम यूज करते हैं इंटरचेंजेबली एज कॉमर्स। ओके। अब जैसे कि मैंने पहली वाली स्लाइड में बोला था, ई बिजनेस इज अ मच ब्रॉडर टर्म एंड ई कॉमर्स फॉल्स अंडर ई बिजनेस। वो कैसे मैं प्रूफ करूं? तो दूसरा लड़का है राहुल। राहुल ने क्या किया, उसको एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना मैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाऊं। उसने पेंसिल मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। उसने रॉ मटेरियल लिया, उसने फिर अपनी फैक्ट्री डाली, मशीन्स ली, और उसने पेंसिल को बनाना, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। पैकेजिंग करवाई अच्छे से, लेबलिंग करी, मार्केटिंग करी, और उसको जाके उसने लोकल मार्केट में बिकवा दिया। उसको हम कहते हैं बिजनेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होता है, जबकि कॉमर्स या ट्रेड में वो नहीं होता। उसमें सिंपली एक जगह से खरीद के और दूसरी जगह प्रॉफिट अर्न करने के लिए बेच दिया जाता है। So, as I told, e-business is a broader term and e-commerce falls under e-business. तो यहाँ पे e-commerce या commerce, E is simply electronic format या digitalization की वजह से हम जो भी business या commerce से related activities इंटरनेट पे करते हैं, उसको हम e-commerce कहते हैं या e-business कहते हैं। So, e-commerce specifically refers to buying and selling products and services over the internet and it's the transaction part. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हमने अपनी कोई भी कुछ भी हेडफोन्स खरीदे, कपड़े खरीदे, बुक्स, इवन आजकल पढ़ाई हमारी इंटरनेट पर हो रही है, तो जब हमने अमेजोन से हेडफोन्स खरीदे तो वो क्या है, ई कॉमर्स है। क्योंकि अमेजोन ने हेडफोन्स मैन्युफैक्चर करे या नहीं करे वो जरूरी नहीं है,
अमेजोन ने भी कहीं से खरीदे, अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें देखा और उसको आगे बेच दिया। सो व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और इंटरनेट। अब ई बिजनेस का स्कोप क्या है? हु इज टॉकिंग टू हुम, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे कांटेक्ट करके आगे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्कोप्स मैंने दिए हैं, बी टू बी, बी टू सी, इंट्रा बी, सी टू सी। बी टू बी क्या होता है? हमने बहुत सुना है, शार्क टैंक में भी सुना है बी टू बी, बी टू सी। सो बी टू बी इज बिजनेस टू बिजनेस। जब दो कंपनीज, दो से ज्यादा कंपनीज एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रही होती है, उसको बी टू बी कहते हैं। जब कोई बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर के साथ बिजनेस कर रही है तो उसको कहते हैं बी टू सी, कंपनी सेलिंग डायरेक्टली टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। इंट्रा बी, जब इंट्रा बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस विद इन अ सिंगल कंपनी, एक ही कंपनी के अंदर जब ट्रेड हो रहा है या फिर बिजनेस हो रहा है, उसको हम कहते हैं इंट्रा बी। सी टू सी इज कस्टमर टू कस्टमर, इंडिविजुअल्स ट्रांजैक्टिंग डायरेक्टली विद अदर इंडिविजुअल्स। मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट किसी और को बेच दिया, अब ना तो मैं बिजनेस थी, मैं क्या थी, मैं कस्टमर थी। तो यहाँ पे सी टू सी में आता है सेकंड हैंड वाले जितने भी एग्जांपल्स हो जाते हैं कि मैंने बुक खरीदी थी और मैंने वो बुक किसी और बच्चे को सेकंड हैंड में 50% ऑफ, जो हाफ प्राइस में हम बुक्स लेते हैं सेकंड हैंड, मैंने उसको बेच दी, तो ये सी टू सी आता है। तो बी टू बी जब बिजनेस और एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ बिजनेस करती है, बी टू बी। जब कंपनी कस्टमर के साथ बिजनेस करती है, बी टू सी। जब एक ही कंपनी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस होते हैं या बिजनेस होता है तो उसको इंट्रा बी कहते हैं। जब कस्टमर कस्टमर के साथ करता है ट्रेड, उसको सी टू सी कहते हैं। फर्स्ट इज बी टू बी, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। व्हेन कंपनीज डूइंग बिजनेस विद अदर कंपनीज, जब दो कंपनीज के बीच में बिजनेस होता है उसको बी टू बी कहते हैं। ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स, तो दो बिजनेस यूनिट्स के बीच में जब कोई बिजनेस होगा कंपनीज के बीच में, उसको बिजनेस का बी टू बी कहा जाता है। इसमें आ जाता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, कोलैबोरेशंस, कमर्शियल नेगोशिएशंस, इनवाइटिंग टेंडर्स एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अमेजोन हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गया, अलीबाबा, वी ऑल नो अलीबाबा, फेडेक्स कॉरपोरेशन, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, मतलब अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है किसी कंपनी को उनकी वेबसाइट्स या उनके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। अनदर एग्जांपल इज लाइक रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो होते हैं, उन्होंने कहीं से रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, उन्होंने या फिर एक्सट्रैक्ट किया या उनके फार्म्स थे, उनका वो बिजनेस हुआ और उन्होंने आगे उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए किसी और फर्म को बेच दिया। तो वो सब क्या है, ये सारे एग्जांपल्स हैं बी टू बी का। होलसेलर्स, इवन लॉजिस्टिक्स, हम जानते हैं कि कोरियर कंपनीज होती है ना, जैसे मैंने फेडेक्स का नाम लिया या ब्लू डार्ट हो गया, ये क्या कर रहे हैं, दे आर इन बी टू बी। इट इज बी टू सी विच इज बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर। इसमें क्या होता है, बिजनेस डायरेक्टली किसके साथ डील करता है, कस्टमर के साथ। वो फाइनल जो रिजल्ट है या उसका जो आउटकम है उसको अच्छे से समझ सकता है, देख सकता है, और कुछ भी उसमें उसको शॉर्टकमिंग्स लगती हैं बिजनेस को, तो उस पे वो लोग काम कर सकते हैं। सो कंपनी सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स इज बी टू सी, जहाँ पे ट्रांजेक्शन कहाँ हो रही है, बिजनेस यूनिट और कस्टमर के बीच में, वो क्या है, बी टू सी फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है कि बिजनेस हमेशा लाइक राउंड द क्लॉक वो अपने कस्टमर के साथ कांटेक्ट में या टच में रह सकता है। B2C also gives scope for C2B transactions, मतलब कस्टमर टू बिजनेस जो transactions है, लाइक फीडबैक या फिर टोल फ्री कॉल्स जो होती है कि कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो कस्टमर केयर के साथ भी कांटेक्ट में आ सकता है। सो B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आफ्टर सेल सर्विसेज है, ये सब इसमें आ जाता है। प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, या फिर कस्टमर को अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च करनी है, वो सब इसमें आ जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है अमेजोन, क्योंकि अमेजोन, अब यहाँ अमेजोन कैसे है, अमेजोन इज द बिजनेस एंड इट इज सेलिंग all the variety of products directly to the customer also. So Amazon, Flipkart, Walmart, या हम और अगर दूसरे सिनेरियो में देखें तो नेटफ्लिक्स इज बी टू सी, नेटफ्लिक्स इज अ बिजनेस एंड इट इज डायरेक्टली फॉर द कस्टमर। स्टारबक्स, योर अदर ऑल अदर रेस्टोरेंट्स, all these are B2C.
इंट्रा बी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शंस विद इन अ सिंगल कंपनी। जब जितने भी इंटरैक्शंस हो रहे हैं वो एक कंपनी के अंदर ही हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा बी। Because this refers to transactions between the parties or persons who are part of one firm only। मतलब एक ही फर्म के लोग हैं और उस फर्म के अंदर ही जो भी ट्रांजैक्शंस या इंटरैक्शंस होते हैं उसको हम इंट्रा बी कहते हैं या इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। जनरली क्या होता है, एक फर्म को अपने सप्लायर्स के साथ भी डील करना पड़ता है, अपने कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, हर चीज के साथ उसको डील करना पड़ता है। एंड दिस इज वाई इट इज कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स इंटरैक्शन। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाता है? इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ वन फर्म। कि कोई एक फर्म है, उसके डिपार्टमेंट्स है, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब प्रोडक्शन वाले मार्केटिंग को, उनको कोई भी फीडबैक देना है या उन्हें आगे कि हम डिमांड और सप्लाई को कैसे असेस करें उसके बारे में उन्हें एनालाइज करना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन directly interact with the marketing department, placing orders and giving instructions to the suppliers। कि suppliers को हमें ऑर्डर देने हैं कि हम भाई हमें इतना माल चाहिए, आप उसको ले आइए। तो वो क्या हुआ, एक ही फर्म के अंदर हमने दो डिपार्टमेंट्स या दो से तीन डिपार्टमेंट्स जिनको आपस में इंटरेक्शंस करने हैं वो इंट्रा बी के अंदर आ जाते हैं। ऑल्सो कम्युनिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोई इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। ऑल्सो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब इंट्रा बी में आ जाता है। रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉयज टू देयर मैनेजर्स, ऑल दिस इज इंट्रा बी कॉमर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक ही फर्म के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और वो जब आपस में डील करते हैं, इंटरैक्शंस करते हैं, उसी को कहते हैं हम इंट्रा बी। सी टू सी कॉमर्स क्या है? जब कस्टमर और कस्टमर के बीच में ही कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, like individuals transacting directly with other individuals, that is C2C। now इस सेटअप में क्या होता है, सेलर भी कस्टमर भी है और बायर भी कस्टमर ही है। मतलब मैं कोई अपना प्रोडक्ट, कोई एंटीक है या फिर कुछ यूज्ड बुक है या यूज्ड कोई भी चीज़ है, फर्नीचर है, जब मैं उसको सेल करूंगी तो एट फर्स्ट आई वाज द बायर एंड एट द सेम टाइम आई एम द सेलर। सो इसमें क्या है, मैं जब बायर थी तो मैं कस्टमर भी थी। सो एंड द कस्टमर इज ऑल्सो द सेलर। सो जो बेच रहा है वो भी कस्टमर है, जो खरीदने वाला है वो भी कस्टमर है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर, कस्टमर एंड कस्टमर आर ट्रांजैक्टिंग डायरेक्टली and it provides secured market system for sale of used goods and services। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाता है? सेलिंग यूज्ड बुक्स या क्लोथ्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, सेलिंग एंटीक आइटम्स या पेंटिंग्स हो गए आपके, वार्निंग कस्टमर अबाउट फ्रॉडलेंट सप्लायर। दिस इज द मेन थिंग दैट इट इन्वॉल्व्स। कि इसमें क्या होता है कि उनके साथ, किसी भी कस्टमर के साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ रहता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के दौरान, तब वो क्या कर सकता है, वो आगे जो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कस्टमर्स हैं उनको वो वार्न कर सकते हैं। ऑल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। कि हमने जो प्रोडक्ट यूज किया है या मैंने खरीदा है उसकी क्या क्वालिटी थी, वो कितने टाइम तक चल पाया, कितना ड्यूरेबल था, मैं उसके लिए भी आगे लोगों को अवेयर कर सकती हूँ, उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। सो सी टू सी is all about customer and customer transacting directly with each other। और इसके एग्जांपल्स में मैं बताऊंगी कि ईबे है, हम सारे इस प्लेटफॉर्म को जानते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सेल होती है या फिर ऑक्शंस होते हैं। ठीक है, इट्सी हो गया आपका फेसबुक मार्केट प्लेस। ठीक है, या फिर वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल विच इज प्रेवलेंट इन एवरी कंट्री, OLX। OLX पे हम क्या करते हैं, हम अपने यूज्ड प्रोडक्ट को बेच देते हैं, कम दाम में हम उसको सेल कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द C2C। यहाँ पे मैंने B2B का एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है। आई हैव टेकन वन गुप्ताज ईटरी। वो क्या करता है, अपने मसाले सब्जियों के लिए एक होलसेलर है, जम्बो टेल, उसको
उस प्लेटफॉर्म पे अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता है या उनको बल्क में ऑर्डर दे देता है। तो ये क्या हुआ, जंबो टेल वाज आल्सो अ बिजनेस और गुप्ता ईटरीज वो भी एक बिजनेस है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ दैट इज बी टू बी। नाउ बी टू सी, व्हेन आई एम यूजिंग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप टू बुक अ ट्रेन टिकट। ओके, तो मैं क्या हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ और मैंने किसके साथ डील किया, बिजनेस के साथ। बिजनेस यहाँ कौन है, IRCTC। तो मैंने IRCTC से अपनी रेल टिकट ली या फिर मैंने ATM से पैसे विड्रॉ किए, ये भी B2C है। ATM इज अ बिजनेस एंड आई एम द कस्टमर। इंट्रा बी, कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया रिलायंस डिजिटल का। नाउ अ मैनेजर एट रिलायंस डिजिटल अप्रूव्स एन एम्प्लॉयज लीव रिक्वेस्ट थ्रू द कंपनीज इंटरनल HR पोर्टल, sometimes called B2E also, which is business to employee। तो इंट्रा भी क्या है, जब एक ही बिजनेस के अंदर रिलायंस डिजिटल के अंदर ही एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट है भाई लीव की, वो कौन अप्रूव करेगा, तो HR पोर्टल से कांटेक्ट किया जाता है। तो जब एक ही कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटरेक्शंस या ट्रांजैक्शंस होते हैं दैट इज इंट्रा बी और बिजनेस टू एम्प्लॉय। Now C2C, which is customer to customer. A student is selling their used textbook to a junior through OLX or eBay. So that is about the uh, B2B, B2C, intra B and C2C। डिजिटलाइजेशन का क्या एडवांटेजेस है या फिर ई बिजनेस के हमें क्या बेनिफिट्स है, आइए देख लेते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन, फर्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन की इट इज इजियर एंड चीपर टू स्टार्ट एन इंस्टाग्राम स्टोर देन टू रेंट अ फिजिकल शॉप। की फॉर्मेशन इसकी कितनी इजी है कि हम क्या कर सकते, अपनी एक वेबसाइट बना दो या फिर आप इंस्टाग्राम या बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपना एक अकाउंट बना के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमें पर्स बेचने हैं, हमें कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करना है, सो यू कैन डायरेक्टली create a store on your any social media platform and sell from there। so फॉर्मेशन बहुत इजी हो गया। कन्वीनियंस कैसे है कि बिजनेस तो आपका 24/7 एंड इवन 24/7 टू 365 डेज ये खुला हुआ ही है। आप रात के 3 बजे 2 बजे भी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। सो कन्वीनियंस है फॉर बोथ, फॉर बिजनेस एंड फॉर कस्टमर एज वेल। स्पीड, इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि ई बुक्स है, मूवी टिकट्स है, इंस्टेंटली डिलीवर हो जाता है कि हमको मूवी टिकट बुक करनी थी, हम गए बुक माई शो या किसी भी ऐसे ऐप पर और उस प्लेटफॉर्म पे जाके हमने अपनी मूवी टिकट या हमने अपनी ई बुक्स ले ली है किंडल से, या फिर हमें रेल टिकट्स बुक करने हैं। सो दैट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट ऑल्सो कि यहाँ पे क्या आ जाता है, स्पीड, कि आपका काम इंस्टेंटली हो जाता है जब आप ई बिजनेस के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। ग्लोबल रीच, कि मैं जब मुंबई में ही अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो आई एम लिमिटेड टू द मुंबई एंड इट्स सराउंडिंग्स ओनली। लेकिन जब मैं ई बिजनेस कर रही हूँ, वही मैंने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना दिया है या फिर मैंने अपनी कोई वेबसाइट बना दी है, देन आई हैव अ ग्लोबल रीच। मतलब पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई भी मुझको रीच कर सकता है, मेरे प्रोडक्ट्स को देख सकता है, उसको ऑर्डर प्लेस कर सकता है और मैं उसको फॉरेन कंट्रीज में शिप कर सकती हूँ। सो अ हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट फ्रॉम अ विलेज इन राजस्थान कैन सेल देयर आर्ट टू अ बायर इन न्यूयॉर्क वाया HC। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। भाई मुझे अमेरिका का कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं इंडिया में रह के उसका ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ HC के थ्रू और वो मुझे मिल जाएगा। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, अब यहाँ पे क्या होता है, पेपर वर्क को रिड्यूस कर दिया जाता है क्योंकि ई बिजनेस में आपको कोई हार्ड कॉपीज कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन, है ना। फिलिंग इनकम टैक्स, हमको इनकम टैक्स फाइल करना है अपना इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ गोइंग डिजिटल और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। नाउ ई बिजनेस क्या चैलेंजेस फेस करता है, सबसे पहला है लो पर्सनल टच। यू कैन नॉट ट्राई ऑन क्लोथ्स और टेस्ट द फ्रेग्रेंस ऑफ अ परफ्यूम ऑनलाइन। जब हम किसी वेबसाइट पे जाके या हम अमेजोन पे जाके कोई परफ्यूम खरीद रहे हैं तो हम ना तो उसको उसकी परफ्यूम को टेस्ट कर सकते हैं और इवन हम क्लोथ्स ले रहे हैं, शूज ले रहे हैं, वी कैन नॉट ट्राई। सो पर्सनल टच यहाँ खत्म होता है। ऑल्सो जब हम फिजिकल मार्केट जाके शॉपिंग करते थे तो वहाँ के जो सेलर्स होते थे या फिर सेल्स पर्सन होते थे वो थोड़ा हमारे साथ
एक बिलोंगिंगनेस हो जाती थी कि मैम आप तो बहुत टाइम बाद आए, या मैम आप तो ये नया वाला है, मैं आप उस दिन आएगा मैं आपको कॉल करूंगा। सो वो भी एक पर्सनल टच यहाँ पे आएगा कि वो बहुत कम हो गया है। क्यों हो गया है कम? क्योंकि यहाँ पे हम सेलर को नहीं जानते और सेलर हमें नहीं जानता, कस्टमर को। सो वी आर जस्ट डायरेक्टली placing orders online. So low personal touch is first challenge. Order fulfillment lag. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इज इंस्टेंट। जब हम कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो बहुत इंस्टेंटली हो जाता है, तुरंत हो जाएगा। बट द फिजिकल डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट टेक्स टाइम। यानी कि हमने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने झट से देखा कि ओके फ्लिपकार्ट पे सेल लगी है, चलो मैं ये खरीद लेती हूँ, मैंने ले लिया। लेकिन क्या वो मुझे लाइक एट द टाइम मिल गया? नो, डिलीवरी टेक्स टाइम। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट लैग जो है ऑर्डर का, वो है। नीड फॉर टेक competence like digital divide. It's difficult for someone who is not comfortable with technology to use e-business services. भाई आज भी हमारे देश में, हमारे यहाँ जो रूरल एरियाज है वहाँ पे आज भी बहुत सारे ऐसे पुराने लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, या पता भी है तो उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। तो यहाँ पे डिजिटल डिवाइड आ जाता है। कैसे आ जाता है कि कुछ लोग जो जानते हैं, जिसको जो डिजिटलाइजेशन से ओके है, एंड दे कैन लाइक नो एवरीथिंग एंड दे कैन डू एवरीथिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक चैलेंज है। तो ये एक डिवाइड क्रिएट कर देता है। Now next is increased risk. Anonymity leads to higher risk of fraud, scam and leakage of confidential data like credit card details. जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो या तो हमको अपने कार्ड डिटेल्स भरने रहते थे, तो वो एक शॉर्टकमिंग थी कि आप अपनी बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो हमारे साथ स्कैम भी हो सकता है, उसको लेके हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये एक इंक्रीज रिस्क था। खैर अब यूपीआई से वो काफी कम हो गया है। People resistance. Some employees may be resistant to learning new digital processes. अभी भी अगर हम वही बात करेंगे रूरल की, या फिर अभी भी कुछ एम्प्लॉयज हैं जो भाई कहेंगे कि नहीं नहीं हमें ये डिजिटल प्रोसेस सारा नहीं। जैसे हम मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग करने, वहाँ पे वो पूरा उनका सारा इंटरनेट पे रहता है, उनकी वेबसाइट का, वो वहीं से हमारे लिए बिल क्रिएट करते हैं। सो सम एम्प्लॉयज मे बी रेजिस्टेंट टू लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो people resistance is also a challenge for e-business. नाउ द ऑनलाइन शॉपिंग जर्नी। कैसे होता है ऑनलाइन शॉपिंग करना? अगर आज तो अभी हम लोग सभी जानते हैं, बट जब ये नया नया आया था तब हमें ये देखना रहता था कि हम ओके देयर इज लाइक वेबसाइट्स, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, आजियो है, काफी कुछ है। लेकिन हम इस पे शॉपिंग करें कैसे? तो यहाँ पे मैंने वो एक्सप्लेन किया है कि हाउ इट वर्क्स। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करने का, कि आपको अपना एक अकाउंट बनाना होता है। क्रिएट एन अकाउंट टू सेव योर एड्रेस एंड पेमेंट इन्फो। यू गेट अ पासवर्ड टू कीप इट सिक्योर। कि हमने देखा है कि हमें यूजर आईडी मिलती है और हम अपना पासवर्ड बनाते हैं, और फिर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम अवर एड्रेस टू अवर पेमेंट डिटेल्स, वो हमारी उस अकाउंट, उस वेबसाइट पे सिक्योर हो जाती है। अब उसको हम कॉन्फिडेंशियल रख भी सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं। ओके। सेकेंड स्टेप इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब आपने अपनी डिटेल्स तो उनको दे दी, अब आप शॉपिंग करना स्टार्ट करो। आपको जो पसंद आया है आप अपने शॉपिंग कार्ट में डाल लो। ठीक है। अब ऑर्डर प्लेस करना है, तो अब आगे हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो स्टेप 3 इज पेमेंट मैकेनिज्म। यू प्रोसीड टू चेकआउट एंड चूज हाउ टू पे। हम चेकआउट के लिए चलते हैं और चूज कर लेते हैं कि हमें कैसे पे करना है। तो वहां पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे सीओडी विच इज कैश ऑन डिलीवरी, या नेट बैंकिंग आपको करनी है, यूपीआई हो गया हमारा, आज की डेट में यूपीआई आ गया है, गूगल पे हो गया, पेटीएम, फोन पे, भीम यूपीआई एंड ऑल दैट, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स। ऑल्सो नाउ दे हैव एडेड वन मोर ऑप्शन कि आप ईएमआई पे भी खरीद सकते हैं कुछ चीज़ों को। सो ये पेमेंट मैकेनिज्म होता है इनका। दिस इज ऑल अबाउट द ऑनलाइन शॉपिंग जर्नी। की आपने क्या किया? आपने अकाउंट बनाया, आपने चीज़ों को अपने कार्ट में डाला, फिर आपने चेकआउट किया, चेकआउट के टाइम पे आपने अपनी पेमेंट, क्या आपका मोड ऑफ पेमेंट है वो चूज कर लिया, एंड दैट्स इट। द एलिफेंट इन द रूम, सिक्योरिटी या सेफ्टी रिस्क क्या है यहाँ पे? कि ई बिजनेस रिस्क, कौन कौन सी ई बिजनेस रिस्क है? वो एक तरह का हो गया हमारा ट्रांजैक्शन रिस्क, या फिर डेटा स्टोरेज ट्रांसमिशन रिस्क, और थ्रेट टू पॉलिसी। ये तीन तरह के ई बिजनेस रिस्क हैं।
सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क क्या हुआ। ट्रांजैक्शन रिस्क, जब हमने ट्रांजैक्शन की, हमने ऑर्डर प्लेस किया, तो नाउ डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर। सबसे पहले क्या हो सकता है कि सेलर कह सकता है कि उनको आपका ऑर्डर कभी मिला ही नहीं। आपने ऑर्डर तो प्लेस किया लेकिन सेलर के पास आपका ऑर्डर ही नहीं पहुंचा। या फिर डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, आपने क्या किया, आपने ऑर्डर तो कुछ किया था बट यू रिसीव रॉन्ग आइटम। या फिर आपका ऑर्डर कभी डिलीवर होता ही नहीं है, सो डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी ऑल्सो। पेमेंट में कैसे कि आपने पेमेंट तो किया लेकिन सेलर सेलर कहता है कि मेरे पास तो कभी पैसा आया ही नहीं। तब ये सब क्या है, ये सारे ई बिजनेस रिस्क है जिस पे आई थिंक कॉन्स्टेंटली कंपनीज और वेबसाइट्स कीप वर्किंग। ओके, तो अभी तो प्रेजेंट अगर सिनेरियो देखे तो बहुत ठीक हो गया है। नाउ डेटा स्टोरेज या फिर ट्रांसमिशन रिस्क क्या है। आपका जो डेटा है, जैसे आपने अपना एड्रेस डाला है, आप अपने पेमेंट डिटेल्स डाले हैं, वो सब क्या हो सकता है, वो चोरी हो सकते हैं। कैसे चोरी हो सकते हैं? हैकर्स, जो भी हैकर्स होते हैं जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करते हैं इंटरनेट पे, वो क्या कर सकते हैं, आपका डेटा चुरा सकते हैं बाय बाय अ वायरस। आपके सिस्टम पे कोई वायरस अटैक कर दे या कुछ कर दे, हैक कर ले आपके सिस्टम को या आपके मोबाइल फोन को, तो उससे आपका डेटा स्टोलन हो सकता है। ना थ्रेट्स टू प्राइवेसी, क्योंकि यहाँ पे तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालिए, आप पे अपना ईमेल ईमेल है, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, एवरीथिंग इज देयर। ये बेचा जा सकता है किसी कंपनी के थ्रू, लीडिंग टू एंडलेस स्पैम, और इसके बाद तो बहुत ज्यादा स्पैम या फिर स्कैम आपके साथ हो सकता है। सो दीज आर द ई बिजनेस रिस्क। द डिजिटल लॉक, प्रोटेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो फर्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या होता है, ये एक टेक्नोलॉजी है या फिर एक साइंस है जहां आपकी इंफॉर्मेशन को वो कन्वर्ट कर देते हैं सीक्रेट कोड्स में जो और कोई नहीं रीड कर सकता। नाउ एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एक प्लेन टेक्स्ट है हेलो, उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और वो कुछ ऐसे लेटर्स और एलिमेंट्स को यूज करके उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रैम्बलिंग अ रीडेबल मैसेज इनटू एन अनरीडेबल वन। ओके, नाउ द की, ओनली द इंटेंडेड रेसिपेंट हैज द सीक्रेट की टू अनस्क्रैम्बल द मैसेज, या फिर पासवर्ड भी कह सकते हैं हम इसको। ओके, लास्ट इज हाउ टू स्पॉट अ सेफ वेबसाइट। आप कैसे देखेंगे, क्योंकि देयर आर लाइक लैक्स एंड करोड़ ऑफ वेबसाइट्स ओवर इंटरनेट, तो आप कैसे स्पॉट करें कि वो सेफ वेबसाइट है कि नहीं। ऑलवेज लुक फॉर द लॉक आइकन। सबसे पहले तो आपको एक लॉक आइकन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो देखना है कि उसके जो वेबसाइट है उसमें वो लॉक आइकन है या नहीं है। एंड HTTPS, ये जो मैंने साइन यहाँ पे दिया है वो है कि नहीं है उसकी वेबसाइट में, इन योर ब्राउजर्स एड्रेस बार बिफोर एंटरिंग एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। द S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। कुछ होती है वेबसाइट जहाँ पे HTTP होता है बस, लेकिन you have to look for the S, which is STTP, HTTPS. ओके, सो S stands for secure, और आप जान जाएंगे कि ये सिक्योर वेबसाइट है, ये सेफ वेबसाइट है। द सेकेंड बिग ट्रेंड, बिजनेस आउट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO। BPO क्या होता है, जब कोई कंपनी, एक बिजनेस है, वो क्या करती है, एक दूसरी कंपनी को हायर करती है अपने कुछ कामों को हैंडल करवाने के लिए। ठीक है, जैसे कुछ डिजिटल मीडिया को उनको भाई एक कंपनी है, उनको डिजिटल मीडिया हैंडल नहीं करना आ रहा, तो वो क्या करेंगे, एक कंपनी जो कि इसी काम को देखती है उसको हायर कर लेंगे, आप हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब आप हमारा ऑपरेट करो। सो दिस इज BPO। When a company hires another company to handle a part of its operations, it's about contracting out non-core activities. अब ये क्यों करते हैं ये लोग? टू फोकस ऑन वॉट यू डू बेस्ट, योर कोर कॉम्पिटेंस की आप क्या बेस्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि हर एवरीबडी इज नॉट द ऑलराउंडर। हम एक कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हम उसके सारे ऑपरेशंस को खुद हैंडल कर ले। हो सकता है हमें उसका सोशल मीडिया हैंडल करना नहीं आ रहा है, या फिर हमें उसके बैंकिंग और फाइनेंसिंग वाला पार्ट नहीं हैंडल करना आ रहा है। सो टू फोकस ऑन व्हाट यू डू बेस्ट, योर कोर कॉम्पिटेंस। टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है ये। टू बेनिफिट फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स ऑफ अदर्स, कि जो एक्सपर्टाइज क्या होता है, कि जो भाई हम किसका बेनिफिट ले रहे हैं यहाँ पे, स्पेशलाइज जो पर्सन है उनके एक्सपर्टीज का,
जो और लोग हैं उनकी क्या एक्सपर्टीज है उसका भी हम यहाँ पे फायदा उठा लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हर कोई ऑलराउंडर नहीं होता, बहुत सारे ऑपरेशंस हम नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको आउटसोर्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिया है कि एक कार कंपनी है टाटा मोटर्स, फोकसेस ऑन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग कार्स। वो क्या करते हैं, कार को डिजाइन कर लेंगे और कार को बिल्ड भी कर लेंगे, ये उनकी कोर कॉम्पिटेंस है। इट माइट आउटसोर्स इट्स कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन एंड इट्स ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज टू अदर कंपनीज दैट स्पेशलाइज इन दोज एरियाज। अब क्या हो सकता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है, टाटा मोटर्स हो गए या आपके मारुति हो गए, ये क्या करेंगे, ये अपने कार से रिलेटेड अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको अच्छे से डिजाइन भी कर लेंगे, उसको बना भी देंगे। लेकिन हो सकता है जो उसके छोटे छोटे काम है, जैसे उनको यहाँ पे कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन की कस्टमर सर्विस जो है उसको कोई उन्होंने आउटसोर्स कर लिया एक कंपनी को कि आप हमारे यहाँ की कस्टमर डीलिंग करिए, आप हमारे यहाँ की कस्टमर सर्विसेज को देखिए, या फिर आप हमारे जो हमारा ऑफिस एरिया है या हमारा वेयर हाउस है या फिर हमारी जो सर्विस एरिया है वहाँ पे आप साफ सफाई का ध्यान रखिए। सो दिस इज द बीपीओ, जहाँ पे एक बिजनेस दूसरी कंपनी को हायर कर लेता है कुछ नॉन कोर एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए। जैसे मैंने बीपीओ में बताया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसी तरह से नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी है। तो हम इसके बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। बीपीओ मैंने अभी बताया, इट फोकसेस ऑन आउटसोर्सिंग रूटीन या ऑपरेशनल प्रोसेसेस, आल्सो नॉन कोर एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर्स, टेक्निकल सपोर्ट या पेरोल मैनेजमेंट, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। या फिर क्लीनिंग के लिए, है ना, टाटा मोटर्स का मैंने एक एग्जांपल दिया था। सो दिस इज द बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहाँ पे जो नॉन कोर एक्टिविटीज होते हैं या ऑपरेशनल प्रोसेस होती हैं उसको आउटसोर्स कर लिया जाता है ना। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, यहाँ पे हम नॉलेज से ही समझ जाते हैं कि ये बीपीओ से एक स्टेप ऊपर होता है। यहाँ पे आउटसोर्सिंग तो होती है लेकिन नॉन कोर एक्टिविटीज के लिए नहीं होती है, हाई लेवल वर्क के लिए होती है, जिसके लिए एडवांस नॉलेज चाहिए होती है या फिर एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हम नाम से ही समझ सकते हैं कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या है कि बिजनेस के जितने भी प्रोसेसेस हैं या उसके जो नॉन कोर एक्टिविटीज है या उसके जो ऑपरेशनल प्रोसेस है उसको जब आउटसोर्स कर लिया जाता है क्लीनिंग के लिए, कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर्स के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए, वो सारे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो जाते हैं। और जहाँ पे हाई लेवल काम के लिए, हाई लेवल वर्क के लिए एडवांस्ड नॉलेज या फिर एनालिटिकल अच्छे वाले स्किल्स की ज़रूरत होती है और उसके लिए आउटसोर्सिंग की जाती है, उसको हम कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं केपीओ के। मार्केट रिसर्च, भाई मार्केट रिसर्च करनी है हर कोई नहीं कर सकता, जिसके पास वो स्किल होंगे वो कर लेगा, तो ये लोग केपीओ कर लेते हैं। डेटा एनालिटिक्स, इक्विटी रिसर्च, लीगल सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के ये एग्जाम्पल्स है। इंडिया द वर्ल्ड्स आउटसोर्सिंग कैपिटल, दुनिया की राजधानी जो आउटसोर्सिंग का काम करती है। ओके, इंडिया इज द ग्लोबल लीडर इन बीपीओ एंड केपीओ। इंडिया को ग्लोबल लीडर माना गया है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। क्यों? क्योंकि because of its large population of skilled English speaking professionals and significant cost advantages। क्योंकि इंडिया की एक तो पॉपुलेशन है भी लार्ज, ऊपर से स्किल्ड पॉपुलेशन भी लार्ज है, इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे। आप अगर साउथ में चले जाइए तो मैक्सिमम ऑफ साउथ इंडियन पॉपुलेशन नोज इंग्लिश rather दैन हिंदी। ओके, एंड लोकल लैंग्वेज तो वो जानते ही हैं। तो हमारे देश में, हमारे इंडिया में, एक तो पॉपुलेशन जो है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज स्किल्ड, ऊपर से इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स भी है, और कॉस्ट एडवांटेजेस में भी सिग्निफिकेंट है। मतलब कि क्या होगा कि उन्हें पता है उनका जो स्किल है उसके लिए उनको कितना पे किया जाना चाहिए। ऑल्सो जो कॉस्ट उनकी पड़ेगी, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है तो इतनी हाई कॉस्ट नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए इंडिया को कहा जाता है वर्ल्ड्स आउटसोर्सिंग कैपिटल। ओके, सो आई हैव समराइज्ड द फुल चैप्टर इन 5 की पॉइंट्स या की टेकअवेज यहाँ पे मैंने दिए हैं कि मॉडर्न बिजनेस लैंडस्केप इज डिफाइंड बाय 2 key trends, e-business and outsourcing, okay, and also
ई कॉमर्स, जहाँ पे हमने बताया था फर्स्ट स्लाइड में ही कि ई बिजनेस इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड ई कॉमर्स इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। ई कॉमर्स इज इन्वॉल्व्ड अंडर ई बिजनेस। ठीक है, वहां पे मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, उसको एक बार जाके फिर सुन लीजिए। Secondly, e-business provides incredible convenience and reach, but comes with significant security and privacy risk. Okay, being a smart digital citizen means knowing how to protect yourself online. जहाँ पे हमें एक लॉक वाले आइकन को ढूंढना है वेबसाइट में, और HTTP नहीं होना चाहिए, HTTPS होना चाहिए उसके पूरे वेबसाइट के एड्रेस में। ओके, outsourcing allows company to become more efficient and has transformed India into a global services hub. आउटसोर्सिंग क्या करती है, कंपनी को अलाउ करती है, कंपनी को क्या बनने देती है, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने देती है, और इंडिया को वो ट्रांसफॉर्म करती है किसमें, ग्लोबल सर्विसेज हब में, क्योंकि इंडिया को क्या माना गया है, वर्ल्ड्स आउटसोर्सिंग कैपिटल। These emerging modes are now the mainstream way of conducting business globally। ये जो emerging modes मैंने बताए थे आपको, B2B हो गया कॉमर्स, C2C कॉमर्स, इंट्रा बी या फिर C2C हो गया, और क्या था, B2C था। ओके, तो ये सब क्या, ये मेन स्ट्रीम वेज है बिजनेस को ग्लोबली करने के लिए भी, बिजनेस को अपने बॉर्डर्स के अंदर करने के लिए भी, मतलब बिजनेस करने के लिए ये कुछ emerging मैंने मोड्स बताए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Questions on the basis of this chapter. First question is, what is one key difference between e-business and e-commerce? Second, give one example of C2C commerce. What does the S stands in HTTPS stand for? या फिर what does the S stands okay for? What is a company's core competency? Why is India a top outsourcing destination? तो ये मैंने जो भी आपको आज पढ़ाया है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस है। जनरली मैं एनसीईआरटी एंड पूनम गांधी बुक से सारा कंटेंट अपना क्रिएट करती हूँ, नोट्स भी बनाती हूँ, और उसी के बेसिस पे मेरी स्लाइड्स रहती हैं। आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस लेकर मुझे जिसमें भी प्रॉब्लम आए, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर दीजिए। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एनी टाइम, और मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर इट विद योर classmates, your friends, and all the best.